अरे मधु, कहाँ मर गई? कोई काम कहो तो उसी में घंटों बिता देती है महारानी। बाथरूम में कपड़ों का ढेर देखकर राजेश्वरी अपनी ननद की बेटी पर चिल्लाई। बस अभी आई मामी, मैं छत पर। मधु अपनी बात पूरी कर पाती कि राजेश्वरी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। मामी की बच्ची, कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? समझी? तू तो नैन मटक्का करने गई थी। हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। बस आजकल में ही तुझे मैंने यहाँ से ना भगाया तो मेरा नाम भी राजेश्वरी नहीं। पैर पटकती हुई वो कमरे में चली गई। मधु जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ को एक पंडित ने कहा था कि आपकी बेटी सौभाग्यवती है। बात सही भी निकली। सप्ताह भर के भीतर ही उसके पिता की एक जमीन, जिस पर 10 सालों से मुकदमा चल रहा था, फैसला उनके हक में ही हो गया था। समय के साथ मधु बड़ी होती गई और एक एक करके सभी कक्षाओं की परीक्षा को पास करती हुई वो 10वीं कक्षा में पहुंच गई। उसने पिता से कहा कि 10वीं के बाद मैं साइंस लूंगी और डॉक्टर बनकर मैं सबका इलाज करूंगी। तब उसके पिता ने उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा, ज़रूर बिटिया, इधर तू डॉक्टर बनी, उधर तुझे क्लिनिक तैयार मिलेगा। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ वो मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लगी थी। उसकी आंखों में हजार सपने पल रहे थे। एक दिन जब वो स्कूल से आई तो देखा कि उसके पिता को एम्बुलेंस में लाया जा रहा था। वो घबरा गई। पड़ोस की एक चाची से पता चला कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। उसने रोती हुई अपनी माँ को दिलासा दिया और अपने पिता के ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। शायद उसकी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई थी कि तभी तो उसकी आवाज़ भगवान के पास नहीं पहुंच पाई। उसके पिता ने अगले दिन का सूरज देखने से पहले ही दम तोड़ दिया। वो एकदम से टूट गई थी। पिता के जाने के दुख के आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि मधु की माँ भी उसे भरी दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। आस पड़ोस और रिश्तेदार सभी उसे मनूस, अभागी और कुलच्छनी जैसे शब्दों के ताने मार मारकर उसका कलेजा छलनी करने लगे थे। तब उसके अशोक मामा उसे अपने संग ले आए। माँ के साथ मामी की पहले से ही नहीं बनती थी। मधु को देखकर तो उनकी त्योरियां चढ़ गई थी। अशोक ने सोचा कि मधु की मासूमियत देखकर कुछ दिनों में पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने मधु पर घर के कामकाज के साथ साथ अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर डाल दी थी, जिसे उसने हंसकर स्वीकार कर लिया था। उसने 12वीं की परीक्षा पास की तो मामा ने कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। वो रोज सुबह जल्दी 4 बजे उठती और घर का सारे काम निपटाती और रसोई तैयार करके कॉलेज चली जाती थी। इतवार का दिन था तो उसने बालों में शैम्पू किया था। उसे ही सुखाने वो थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी कि मामी ने हंगामा खड़ा कर दिया। शाम को अशोक जी जब घर आए तो राजेश्वरी ने मधु की शादी की बात छेड़ दी। वो बोले कि अगले साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसने एक ना सुनी। रोज एक ना एक रिश्ता बताकर, लड़के की फोटो दिखाकर राजेश्वरी पति को मधु के विवाह के लिए बाध्य करने लगी। घर में कलह होने लगा था। हार कर अशोक जी ने पत्नी की बात मान ली और मधु भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर विवाह के लिए राजी हो गई थी। पत्नी के बताए रिश्तों में से अशोक ने सचिन नाम के एक लड़के को पसंद कर लिया। 2 भाई और एक विवाहित बहन का छोटा सा परिवार था। सचिन अपने बड़े भाई के साथ पिता के व्यवसाय में संलग्न था। आकर्षक व्यक्तित्व का सचिन जयमाला के लिए मंच की ओर जाने लगा तो उसकी चाल देखकर अशोक जी चकित रह गए थे। वो दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। अपनी भांजी के साथ अशोक जी इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने बारात को वापस भेजने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि मधु सामने आ गई। बोली, मामा, मेरे सिर पर माता पिता की मृत्यु का दोष तो पहले ही है। बारात लौट गई तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं मामी को और दुख देना नहीं चाहती। विवाह हो जाने दीजिए, शायद यही मेरा भाग्य हो। कहकर वो विवाह वेदी पर बैठ गई थी। ससुराल में मधु की सास लता जी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया था, लेकिन जेठानी ने उसे लंगड़े की पत्नी का संबोधन दे दिया। 1-2 दिन में ही उसने समझ लिया था कि जेठानी ने सास को किनारे करके कमांड अपने हाथों में ले ली। उसे पिता की कही बात वो याद आ गई। बेटी, परिस्थिति अपने अनुकूल ना हो तो बैठकर उस पर आंसू बहाना मूर्खता है। उस स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फिर तो मधु ने भी अपनी कमर कस ली। सबसे पहले उसने सचिन से कहा कि आपका पैर ठीक होने के बाद ही हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर सचिन के पैर का इलाज शुरू कर दिया।
उसे समय पर दवा देने और दाहिने पैर की थेरेपी करवाने में वो तनिक भी लापरवाही नहीं करती थी। फिर सास से बोली कि ससुर जी नहीं रहे तो अब आप ही इस घर की मुखिया हैं। जेठानी से भी उसने कहा कि मैं माँ जी के आदेशों का पालन करूंगी। अच्छा होगा कि आप भी। घर के हालात अब बदलने लगे थे। काम करने वाले अब जेठानी की जगह लता जी की आज्ञा का पालन करने लगे। बदली हुई स्थिति को स्वीकारना उसकी जेठानी के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक दिन अंततः उसको भी अपने हथियार डालने ही पड़े। अब वो अपने देवर को लंगड़ा नहीं बल्कि सचिन भैया कहने लगी थी। बदलते हालात देखकर उसके जेठ जी बहुत प्रसन्न थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल से कोई काम करो तो सफलता अवश्य मिलती है। मधु की मेहनत भी रंग ला रही थी। सचिन के पैरों में सुधार होने लगा था। सचिन अक्सर मधु से कहता था कि तुम मेरे जीवन का सूरज हो। वो सुनकर वो बस मुस्कुरा देती थी। एक दिन अचानक सचिन की छोटी बहन नैना अपने मायके आई थी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। दरअसल सचिन के विवाह में जब नैना आई थी तब उसकी बड़ी भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। तब वो अपनी छोटी भाभी से मिले बिना ही वापस चली गई थी और फिर कभी मायके नहीं आई। मधु को जब सारी बातें मालूम हुई तो उसने नैना से फौरन फोन पर बात की और उसे समझाया कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। इसके लिए अपनों से रूठना तो सही नहीं है। माँ जी आपको बहुत याद करती हैं और दोनों भाई भी। कहिए तो मैं आपको लेने आ जाऊं। नहीं भाभी, मैं खुद ही आ जाऊंगी। कहते हुए नैना का गला भर आया था। आज महीनों के बाद अपने माँ भाई से मिलकर नैना का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मधु के मिलनसार व्यवहार के कारण अब उसकी जेठानी का हृदय परिवर्तन भी हो गया था। जेठानी ने नैना से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बीच बीच में अशोक जी भी अपनी भांजी से मिलने आते थे और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। इस तरह से 2 साल 7 महीने गुजर गए। एक दिन मधु सचिन को लेकर डॉक्टर के पास गई और वापस आने पर घर वालों ने सचिन को अपने पैरों पर सीधा खड़ा देखा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उसकी माँ तो खुशी से रो पड़ी थी। उन्होंने बेटे को प्यार किया और जब मधु उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने अपनी बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। फिर उसका मस्तक चूमते हुए बोली, मेरी बहू सौभाग्यवती है। किस्मत के खेल भी निराले हैं। विवाह के 6 बरस तक मधु की जेठानी की गोद सूनी थी और अब मधु के साथ साथ वो भी गर्भवती थी। 9 माह पश्चात मधु एक बेटे और उसकी जेठानी एक बेटी की माँ बन गई। लता जी के दोनों बेटे कारोबार में व्यस्त हो गए। उन्होंने दोनों बहुओं को घर की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं अपने पोते पोतियों के साथ खेलने में मगन हो गई। दोस्तों, मृत्यु तो एक सत्य है। उसके लिए एक इंसान को दोषी मानकर उसे अपमानित करना उसके साथ अन्याय करना है। मधु ने अपने जीवन में बहुत बुरे दिनों को देखा था। फिर ससुराल आकर वो अपने अच्छे व्यवहार से ही सौभाग्यवती कहलाई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।